नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल साथ में सीखें पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 2018 यूपी टेट में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। इंट्रो से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? हमारे पास ऑप्शन है, पहला प्रा, दूसरा प्राग, तीसरा प्राग और चौथा है प्रागैति। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग वे पद होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं, और इसी का विपरीत होता है प्रत्यय, जो कि शब्दों के पीछे लगते हैं। तो प्रागैतिहासिक की अगर हम बात करें तो इसका जवाब होगा प्राक, यानी कि प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जो कि व्यंजन संधि के प्रभाव से प्रागैतिहासिक शब्द के रूप में उच्चारित होता है। जैसे प्राक प्लस ऐतिहासिक हो जाता है प्रागैतिहासिक। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे व्यंजन संधि का भी प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो आइए देख लेते हैं कि व्यंजन संधि के हिसाब से ये कैसे बना है। तो प्राक प्लस ऐतिहासिक होता है प्रागैतिहासिक, और व्यंजन संधि का जो नियम यहाँ लगा है उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें यह है कि प्रथम पद के अंत में वर्ग का यदि प्रथम वर्ण है, जैसे कि यहाँ प्रथम पद प्राक है तो प्राक में क वर्ग का प्रथम वर्ण है, और दूसरा जो पद होता है दूसरे पद के प्रारंभ में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा या फिर य, र, ल या व में से कोई भी आए तो प्रथम पद के अंत वाला प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि प्रथम पद में प्राक क जो है क वर्ग का प्रथम वर्ण है, और इसको बदल करके क्या हो गया, ये ग में बदल गया, यानी कि तीसरे वर्ण में बदल गया है। और जो अगर दूसरा पद स्वर से स्टार्ट हो तो उसकी मात्रा लग जाती है। तो जैसे यहाँ प्राक धन ऐतिहासिक में क ग में बदल गया और ए की मात्रा ग पे लग गई है, यानी कि प्राक धन ऐतिहासिक बराबर हो गया प्रागैतिहासिक। तो यहाँ पे हमें ये व्यंजन संधि के नियम से भी क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रश्न है, तुलसीदास किसकी कविता है? हमारे पास ऑप्शन है, हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, अज्ञेय और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास जो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है, और इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये 1938 ईस्वी में लिखी गई कविता है, और यह निराला जी की सर्वाधिक कठिन कविता मानी जाती है। निराला जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं अगर देखें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा आदि निराला जी की अन्य रचनाएं हैं। इनकी भिक्षुक नाम की कविता भी बहुत प्रसिद्ध है। अब जो ऑप्शन में अन्य नाम दिए हुए हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, या उनकी रचनाओं को थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें पहला है हरिवंश राय बच्चन। तो बच्चन जी की रचनाओं की बात करें तो निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला और दो चट्टानें आदि हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। इसी प्रकार अगर मुक्तिबोध जी की बात करें तो चाँद का मुंह टेढ़ा है, विपात्र, सतह से उठता आदमी और भूरी भूरी खाक, ये मुक्तिबोध जी की रचनाएं हैं। इसी प्रकार अज्ञेय जी की बात करें तो भग्नदूत, बावरा है हेरी, चिंता, आंगन के पार द्वार और कितनी नावों में कितनी बार आदि अज्ञेय जी की रचनाएं हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? हमारे ऑप्शन इस प्रकार से हैं। पहला बहि धनकार, दूसरा वही धनस्कार, तीसरा बहिष धनाकार और चौथा है बहिर्धनकार। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा बहि धन कार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और इसका हम देख लेते हैं किस तरह से हो रहा है। तो बहिष्कार का संधि विच्छेद बहि धनकार होगा। यह विसर्ग संधि के नियमानुसार है। और नियम को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यदि विसर्ग के पहले इकार यानी कि ई और उकार यानी कि उ आए और विसर्ग के बाद का वर्ण को, खो, पो या फ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें तो देखिए आया है यहाँ पे बही, छोटी की मात्रा है यहाँ पे, यानी कि इकार आया है और विसर्ग के बाद का वर्ण क्या आया है? को आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? श। तो अब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है वैदेही वनवास किसकी रचना है? हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। पहला मैथिली शरण गुप्त, दूसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर और चौथा श्रीधर पाठक। तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी की रचना है। और इसके बारे में जान लेते हैं, इनकी इस रचना के बारे में। तो वैदेही वनवास राम द्वारा सीता के निर्वासन की कथा का मर्मांतक वर्णन करता एक प्रबंध काव्य है, जिसकी रचना 1941 ईस्वी में की गई। हरिओंद द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। और हरिओंद जी की रचनाओं को देखते हैं तो प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुमते चौपदे, चोखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ आदि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी की कृतियां हैं। इसी प्रकार अगर हम अन्य ऑप्शन को देखें तो मैथिली शरण गुप्त, कुछ रचनाएं इनकी भी देख लेते हैं। तो साकेत, भारत भारती, पंचवटी, नहुस, सिद्धराज और यशोधरा आदि रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। इसी प्रकार अगर रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं को देखें तो रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, रेणुका, सामधेनी आदि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। इसी प्रकार अगर श्रीधर पाठक जी की रचनाओं को देखें तो जगत सच्चाई सार, मनोविनोद, वनाष्टक, देहरादून आदि रचनाएं श्रीधर पाठक जी की हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है पखावज, दूसरा है पहिया, तीसरा है लिखावट और चौथा है मंझधार। तो इसमें से पुल्लिंग जो शब्द होगा वो पहिया, पहिया पुल्लिंग शब्द होगा। और जो अन्य शब्द हैं वो स्त्रीलिंग है। जैसे अगर हम देखें पहिया का वाक्य प्रयोग तो समय का पहिया तो सदैव घूमा करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है एक गद्यांश दिया हुआ है और जिसको पढ़ करके हमें सही जवाब देना होगा। तो पहले हम गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं। तो गद्यांश कुछ इस प्रकार से है। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। तो ये था हमारा गद्यांश। अब प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है संप्रेषण कला क्या नहीं है? हमारे ऑप्शन है पहला प्रभावशाली भाषा,
दूसरा अलंकरण, तीसरा आत्मविश्वास और चौथा है विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो गद्यांश के हिसाब से हमने गद्यांश पढ़ा है, इसके अनुसार अलंकरण जो है वो संप्रेषण कला में शामिल नहीं है, और गद्यांश के अनुसार स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। तो अगले प्रश्न पे अब चलते हैं। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? ऑप्शन हमारे इस प्रकार से हैं: अनायास, दूसरा ऑप्शन है अभ्यास, तीसरा ऑप्शन है भाषण और चौथा ऑप्शन है विषय की अच्छी पकड़। तो हम सभी जानते हैं कि संप्रेषण कला का विकास निरंतर अभ्यास से होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? दिए हुए ऑप्शन है त्र, य, छ और ज्ञ। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि य संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी त्र, छ, ज्ञ ये सब संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। स्र भी संयुक्त व्यंजन ही होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं: पहला बहुब्रीहि, दूसरा द्विगु, तीसरा कर्मधारय और चौथा है द्वंद्व। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि, ये सही होगा, यानी कि मृत्युंजय शब्द में बहुब्रीहि समास है। इसका समास विग्रह है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात शिव। अब इसका नियम थोड़ा सा जान लेते हैं या पहचान। तो जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इस समास में दोनों शब्द प्रधान नहीं होते और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करता है, यानी कि किसी तीसरे पद का अर्थ देता है। जैसे हमने मृत्युंजय में देखा, मृत्युंजय किसको कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है। इसी प्रकार लंबोदर किसको कहा जाता है? गणेश भगवान को। इसी प्रकार से दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, यानी कि रावण। इसी प्रकार जो अन्य समासों का दिया हुआ है तो थोड़ा थोड़ा उनकी भी पहचान को हम देख लेते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन में दिया है द्विगु, तो द्विगु समास के बारे में जान लेते हैं। तो द्विगु समास में क्या होता है कि जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, जैसे दोपहर, चौराहा इत्यादि। इसी प्रकार अगला ऑप्शन में हमको कर्मधारय दिख जाता है। तो कर्मधारय की अगर हम बात करें तो इस समास में दोनों पदों के मध्य है जो या के समान छिपा हुआ होता है। जैसे उदाहरण के हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नीलकंठ की अगर बात करें तो नीला है जो कंठ, और इसी प्रकार इसका अगला उदाहरण है चंद्रमुख, यानी कि चंद्रमा के समान मुख। तो ये अगर हम देखें तो हमें यहाँ है जो और के समान समास विग्रह में छिपे हुए मिल जाते हैं। तो ये कर्मधारय समास की पहचान हो जाएगी कि उसके दोनों पदों में है जो और के समान छिपे हुए रहते हैं। इसी प्रकार अगर हम द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और इसको योजक चिन्ह से जोड़ा गया रहता है। जैसे माता पिता, यानी कि माता और पिता है ना, भाई बहन, दादा दादी, इन सभी पदों में द्वंद्व समास हमको देखने को मिल जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं: पहला अलन, दूसरा अल, तीसरा अल और चौथा अलम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अलम। अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जैसे अलम धनकार बराबर अलंकार। अलम का शाब्दिक अर्थ होता है भूषण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए, यानी कि यह पूछ रहा है कि यह जो
रेखांकित किया हुआ शब्द है, तो इसका परिचय यानी पद परिचय देना है। तो अगर हम यह पुस्तक किसकी है में यह की बात करें तो यह सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग है। अब देख लेते हैं कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जैसे सफ़ेद गाय। और इसी प्रकार से अगर विशेषण द्वारा सूचित किए जाने वाला शब्द जो होता है विशेष्य कहलाता है। अब देखिए इस पद में अगर देखा जाए तो दिए हुए वाक्य में रेखांकित पद यह जो है सर्वनामिक विशेषण है और जो पुस्तक है वो विशेष्य है जो कि एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। तो हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है व्याख्या, दूसरा विवेचन, तीसरा संश्लेषण और चौथा है विभाजित। तो विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द होता है संश्लेषण, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अन्य जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं कि उनकी एक तरह से कर लीजिए उनका विलोम क्या होगा। तो विवेचन और व्याख्या ये जो है कई बार प्रयोग एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में होते हैं, यानी कि विश्लेषण की पर्यायवाची के रूप में विवेचन और व्याख्या कई बार प्रयोग किए जाते हैं। और रही बात विभाजित की, तो विभाजित का विलोम शब्द होता है अविभाजन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। मूर्धन्य, कंठ, दंत या अनुनासिक। तो जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे हम दंत्य ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे त वर्ग की व्यंजन ध्वनियाँ दंत्य वर्ग में आती हैं। अब अन्य ऑप्शन में जो दिया हुआ है उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे दे रहा है मूर्धन्य, तो मूर्धन्य में ट वर्ग की सभी ध्वनियाँ आएंगी। और अगर कंठ की बात करें तो इसमें क वर्ग की सभी ध्वनियाँ आएंगी। और अनुनासिक की बात करें तो इसमें अंग और अह आते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। और हमारा ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। पहला च छ ज, दूसरा श ख स, तीसरा अ ब श और चौथा है य र ल। तो अगर हम ऊष्म व्यंजन की बात करें तो श ख श हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और अगर हम ऊष्म व्यंजन की बात करें तो श ख श के साथ साथ ह भी ऊष्म व्यंजन में आता है। और जो अन्य ऑप्शन दिए हुए हैं उनकी बात करें तो च छ ज जो है ये तालव्य के अंतर्गत आएगा और य र ल जो है और वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अत्यधिक का विलोम क्या है। तो हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। अनधिगत, अत्यल्प, अत्याधिक, अनधीन। तो अत्यधिक का विलोम शब्द हो जाएगा अत्यल्प। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। और कुछ अन्य ऑप्शन जो है उनको देख लें तो अनधिगत नाम का हमको एक वर्ड मिल रहा है, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा
ज्ञात। अनधिगत का अर्थ होता है जो जाना हुआ न हो, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा क्या? ज्ञात। इसी प्रकार अनधीन है, अनाधीन का मतलब हो जाता है स्वतंत्र, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अधीन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रित का विलोम क्या है? हम ऑप्शन देख लेते हैं। अनरित, विकीर्ण, वक्र और अनैक्य। तो रित का विलोम शब्द होगा अनरित। रित शब्द का अर्थ होता है ठीक से जुड़ा हुआ, सत्य, सही या सुव्यवस्थित, और अनरित का अर्थ होता है असत्य, गलत या अव्यवस्थित। जो कुछ अन्य ऑप्शन है उनके अगर विलोम की बात करें तो उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो विकीर्ण का विलोम शब्द हो जाएगा एकत्र। इसी प्रकार वक्र का विलोम शब्द हो जाएगा ऋजु, और अनैक्य का विलोम शब्द हो जाएगा ऐक्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो संकल्प शब्द में उपसर्ग जानने से पहले ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। सन, सम, शक और शंख। तो संकल्प में उपसर्ग होगा हमारा सम। संकल्प शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है, जैसे सम धन कल्प मिलके हो जाता है संकल्प। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। ऑप्शन हमारे इस प्रकार से हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा भाववाच्य, तीसरा कर्मवाच्य और चौथा है अन्य। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा भाववाच्य, यानी कि मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इसमें भाववाच्य है। अब थोड़ा इसको विस्तार से जान लेते हैं कि भाववाच्य क्या होता है। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता या कर्म या भाव है, वाच्य कहते हैं। क्रिया का ऐसा रूपांतर जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता हो, भाववाच्य कहलाता है। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में अस्वस्थता रूपी भाव की प्रधानता है, अतः यहाँ भाववाच्य का होना निश्चित है। इसी प्रकार से अगर हम कर्तृवाच्य की बात करें तो कर्तृवाच्य को देखते हैं कि क्या होता है। तो लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है इसमें, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है और सीता पुस्तक पढ़ती है। यहाँ देखिए पढ़ना जो क्रिया है उसको लिंग के अनुसार क्या हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हम कर्मवाच्य की बात करें तो वाक्य में कर्ता अनुपस्थित हो या व्यक्त करने की जरूरत न हो तो कर्मवाच्य होता है, जैसे चोर पकड़ा गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? पहला ऑप्शन लुनाई लावण्यता, दूसरा लौंग लवंग, तीसरा ऑप्शन आंत अंत्र, चौथा आयसु यानी आदेश। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है और जो ऑप्शन नंबर 3 है ये दोनों मेल गलत हैं। लुनाई का सही जो तत्सम होगा वो होता है लवणता, और यहाँ पे आंत का आंत्र होता है, क्योंकि यहाँ भी गलत है। तो ये दोनों जो मेल हैं यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3 ये दोनों गलत हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन है रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी, और चौथा ऑप्शन है अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारे इस प्रश्न में जो पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र ये गलत है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है जिसमें स्कंदगुप्त तथा देवसेना के पवित्र प्रेम का वर्णन है। बाकी जो अन्य ऑप्शन है वो रचना के हिसाब से और लेखक के हिसाब से सही है। अब अगले प्रश्न पे
चलते हैं। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये हमारा प्रश्न है अगला। तो इसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा शिवराज भूषण भूषण द्वारा रचित है, तीसरा शब्द रसायन देव, और चौथा है उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, न कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अन्य कवि अपनी रचनाओं के साथ सुमेलित हैं। अब जगन्नाथ दास रत्नाकर की कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। तो हरिश्चंद्र, गंगावतरण, हिंडोला, कलकासी, विराष्टक आदि इनकी रचनाएं हैं। जो ऑप्शन में कुछ अन्य कवि हैं उनकी रचनाओं को अगर देखा जाए तो निराला जी की रचनाएं अनामिका, परिमल, अर्चना, आराधना आदि हैं। इसी प्रकार अगर भूषण जी की बात करें तो भूषण जी की शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास आदि इनकी रचनाएं हैं। इसी प्रकार अगर देव की बात करें तो सुजान विनोद, अष्टयाम, ये सारी रचनाएं देव की रचनाएं हैं। और अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, अंधेर नगरी आदि रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? पहला ऑप्शन आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, दूसरा वोल्गा से गंगा राहुल संकृत्यायन, तीसरा सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, और चौथा है दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है। दर्शन दिग्दर्शन राहुल सांकृत्यायन की दर्शन विवेचन से संबंधित पुस्तक है। अन्य जो युग्म है संबंधित लेखकों के साथ सुमेलित हैं। अब जो अन्य ऑप्शन है उनके लेखकों की कुछ कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। जैसे राहुल सांकृत्यायन की कुछ रचनाएं कनैला की कथा, सतमी के बच्चे, घुमक्कड़ शास्त्र, 22वीं सदी, भागो नहीं आदि राहुल सांकृत्यायन जी की रचनाएं हैं। इसी प्रकार धर्मवीर भारती जी की अगर बात करें तो धर्मवीर भारती जी की रचनाओं में ठंडा लोहा, गुनाहों का देवता आदि हैं। इसी प्रकार अगर संपूर्णानंद जी की बात करें तो चिदविलास, ज्योति विनोद, समाजवाद, व्रात्यकांड आदि संपूर्णानंद जी की रचनाएं हैं। इसी प्रकार अगर रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो चिंतामणि, विचार वीथी, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सारी रचनाएं रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला, हाँ मेरा यही विचार है, दूसरा वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है, तीसरा उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था, चौथा आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। इन ऑप्शंस में जो पहला ऑप्शन है हाँ मेरा यही विचार है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे बीच में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हाँ के बाद होना चाहिए था, जो कि नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर 1 अशुद्ध है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? ऑप्शन है हमारे पास सनातन, चिरंतन, शाश्वत और अधुनातन। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है अधुनातन, ये अलग प्रकृति का है। अधुनातन का अर्थ होता है आज तक का घटित काल, जबकि जो अन्य 3 शब्दों के अर्थ जो हैं लंबे समय से चले आ रहे सतत कालखंड से, यानी कि सनातन, चिरंतन और शाश्वत, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और ये इस तरह के अर्थ का भाव उत्पन्न करते हैं जो कि प्राचीन समय से चला आ रहा हो, जबकि अधुनातन होता है आज तक का घटित काल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा।
ऑप्शन है हमारे पास अधुनातन, प्राचीन, अद्यतन और सनातन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्राचीन, यानी अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन। अब अर्वाचीन शब्द का अर्थ है नवीन, जिसका विलोम शब्द प्राचीन होगा। इसी प्रकार से जो अन्य ऑप्शन है उसमें अद्यतन का अनअद्यतन और अधुनातन का पुरातन विलोम शब्द होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन है हमारे पास विभीषण, दूसरा विरहणी, तीसरा गृहिणी और चौथा है जगतगुरु। तो व्याकरण की दृष्टि से विरहणी यानी ऑप्शन नंबर 2 शब्द अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप होता है विरहणी, यानी कि ह पे छोटी की मात्रा रहेगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? पहला मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना, दूसरा लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट होना, तीसरा सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना और चौथा है माई का लाल यानी साहसी व्यक्ति। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 3 है वो गलत है। सब्ज बाग दिखाना का अर्थ होगा लालच देना। बाकी जो अन्य ऑप्शन है वो सही सुमेलित हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेरी बहु बाधा हरो और राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरे दुति होवे। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है श्लेष, दूसरा है अन्योक्ति, तीसरा है यमक और चौथा है रूपक। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न के जवाब अगर देखा जाए तो श्लेष और रूपक ये दोनों का उदाहरण है। अब देखते हैं कैसे। बिहारी का यह दोहा श्लेष और रूपक अलंकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। श्लेष अलंकार के अंतर्गत शब्द का एक ही अर्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक पक्षों में लागू होता है तथा उसके पर्यायवाची शब्दों के प्रयुक्त होने पर भी ये अर्थ अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे यहाँ पर बिहारी राधा की वंदना करते हुए अपने सांसारिक बाधाओं के निवारण की प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही में राधा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नगरों में विचरने वाली कृष्ण की प्रिय राधा, तुम मेरी सभी सांसारिक कठिनाइयों का नाश करो, क्योंकि तुम्हारी केवल परछाई की छाया मात्र से ही श्याम की छवि हरित हो उठती है, अर्थात वे उमंग के सागर में डूब जाते हैं। दूसरे अर्थ के संदर्भ में राधा के स्मरण मात्र से ही व्यक्ति को प्रेमाध्यात्म का विराट वातावरण उपलब्ध होता है, जहाँ वह मोक्ष रूपी आनंद में डूब जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे श्लेष और रूपक दोनों अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? तो हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो गौशाला में हम देखते हैं कि गाय के लिए शाला, यानी कि गौशाला का समास विग्रह करेंगे तो गाय के लिए शाला यानी कि स्थान का अर्थ प्राप्त होता है। अतः यहाँ पे तत्पुरुष समास है और समास में भी संप्रदान तत्पुरुष का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। बाकी जो अन्य ऑप्शन के समास हैं इनके बारे में हमने पहले बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय और चौथा ऑप्शन है द्विगु। तो देशभक्ति में अगर समास की बात करें तो पहले इसका हम समास विग्रह करते हैं तो देश की भक्ति अर्थ हमें मिलता है। अतः यहाँ संबंध तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तत्पुरुष समास हुआ। बाकी जो अन्य ऑप्शन में दिए हुए हैं समास, इसके बारे में हमने बता ही दिया है। तो इस प्रकार से ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी और ये 2018 में आया हुआ
पेपर आपको तैयार हो गया होगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके।